जंगल के नदी वाले घरों में बहू की छठ पूजा। दिवाली की खुशियां पूरे गांव में छाई थीं। मिट्टी के घरों में दिए झिलमिला रहे थे, बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, पर किसे पता था कि इस रोशनी के बाद अंधेरा आने वाला था। अजीत देखो ना, इस बार दिए खुद बनाए हैं मैंने। कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ रीना, दिए तो सुंदर है, बस काश हमारा घर भी यूं ही हमेशा रोशन रहे। विश्वकर्मा पूजा भी अच्छे से हो गई। अच्छा, तुम अपने भाई के घर जाओगी ना? नहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ कि भैया को यहीं बुला लूं। भैया को यहीं क्यों बुलाना? अरे वैसे भी यही तो मौका होता है सबसे मिलने का। रक्षाबंधन और भाई दूज पर ही तो तुम अपने मायके जाती हो, और अब तुम कह रही हो कि इसमें भी नहीं जाना। आपको तो पता है ना, जो शांति, जो खुशी अपने घर में मिलती है वो और कहीं मिल ही नहीं सकती। तो बस वही मेरे साथ भी है। भैया के घर जाऊंगी, 2 दिन तो रुकना होगा ही, और वहां जाने के बाद घर की याद आती रहेगी, चिंता सताएगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जाऊं ही ना। देख लो, अब भी समय है। तुम अपनी वजह से नहीं जा रही हो, कहीं बाद में बोलो कि मैंने मना किया। अरे भाई, मैं किसी को मना नहीं कर रहा। अरे हाँ हाँ, आप तो यही चाहते हो ना कि मैं अपने मायके ही चली जाऊं, ताकि यहाँ कोई आपको परेशान ना करे, कोई नजर न रखे। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो मेरी बातों को बुरा मानकर बैठ गई। तुम हो तभी तो ये घर घर लगता है। अब भला अगर तुम ही इस घर से चली जाओगी, तब तो ये घर घर लगता है। तो आपको क्या लगा, मजाक क्या बस आपको ही करना आता है? मैं भी तो मजाक कर रही थी ना। अब भला अपने घर के अलावा कहीं मन लगता ही नहीं। मायका आखिरकार छूट ही जाता है पीछे। बस भगवान हम सबके सर के ऊपर छत हमेशा बनाए रखे। बस छठी मैया सबका भला करे। सुना है कल नदी के पास वाले खेत की जमीन अब सरकार ले रही है। सुना तो मैंने भी है, तभी तो मुझे भी डर लग रहा है। अरे ये घर ही तो हमारा सब है। मतलब हमारा घर? नहीं नहीं, कोई कुछ गलत मत सोचो। भगवान सबके हैं और वो हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। गांव में जहां सब दिवाली और त्योहार को लेकर खुश थे, लेकिन वहीं सबके चेहरे पर डर भी था। अगले ही दिन खबर आई, नदी किनारे की बस्ती उजड़ने वाली थी। दिवाली की रोशनी के बाद गांव पर अंधेरा छा गया। मशीनें आती हैं, लोग अपना सामान समेटते हैं। अजीत, ये तो सब मिट्टी में मिल गया। अब कहाँ जाएंगे हम? रीना, हिम्मत रखो, जंगल की तरफ चलो। वहीं नदी के पास थोड़ा ऊंचा इलाका है और वहां जगह भी काफी है। हमारे पास अभी कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। अरे ठिकाना हमारा हमसे छीन लिया गया। ये हमारा घर, हमारी जमीन कितने सालों से है। हम यहाँ पर ही रहते आ रहे हैं। अब सरकार ने हमसे हमारा घर ही छीन लिया, ये कहकर कि हम गैर कानूनी जगह पर रह रहे हैं। माँ जी, सरकार के पास ताकत है और वो अपनी ताकत का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हम गरीब लोगों को बेघर कर दिया। बेटा, छठी मैया सबकी सुनती है, वही हमारी राह दिखाएंगी। गांव के 10 परिवारों ने जंगल की तरफ रुख किया। 5 दिन बाद छठ पूजा थी और अब वही जंगल उनका घर बनने वाला था। सब लोग जंगल में थके बैठे होते हैं, सबके चेहरे मायूसी से भरे होते हैं। अरे छठ पूजा आने वाली है, हमारे सर पर छत नहीं है। अब भी क्या हम सब ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे? हमें कुछ करना चाहिए। अब हम क्या करें? अरे ना जमीन है ना पैसे हैं तो बस ये जंगल। छठ पूजा आ रही है, पर छठी मैया भी तो सब देख रही है ना। हमारे साथ कितना कुछ हो गया। अब ऐसे में हम सब छठ पूजा कैसे मना सकते हैं? क्यों नहीं मना सकते? अरे जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने छठ पूजा का व्रत उठाया है। माँ अगर हमारी परीक्षा ले रही हैं तो हम उसमें फेल तो नहीं हो सकते ना। मैं छठी मैया को निराश नहीं करूंगी, मैं व्रत रखूंगी। और हम सब भी व्रत रखेंगे। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? छठ पूजा का व्रत कोई आम नहीं होता। इसमें काफी कुछ करना होता है। ना हमारे पास पैसे हैं, ना घर है, ना ही कुछ सामान है। इस जंगल में कैसे होगा सब? माँ जी, अब जो होगा वो इसी जंगल में ही होगा। हम इसी जंगल में नदी के पास अपना घर भी बनाएंगे और छठ पूजा भी हर बार की तरह ही करेंगे। नदी के पास इसलिए घर बनाएंगे क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत पानी होता है।
और नदी के पास हमें पानी आसानी से मिल जाएगा। वैसे तो मुझे तुम्हारा ये आइडिया ठीक नहीं लग रहा है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि हमारे पास भी कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं तुम सबका साथ देने के अलावा। तो बस फिर अब तय हो गया, जंगल के नदी वाले घरों में अब हम बहुएं अपनी छठ पूजा की तैयारी करेंगी। घना जंगल, नदी की कलकल आवाज, औरतें लकड़ी काट रही होती हैं, सब आदमी लोग मिट्टी खोद रहे होते हैं। अजीत, ये दीवार थोड़ी टेढ़ी बन रही है। कोई बात नहीं रीना, सीधा कर देंगे, हमारी मेहनत का घर है। चल रीना, तेरा घर तो नदी के बिल्कुल किनारे है, छठ पूजा यहीं करेंगे इस बार। दिन भर की मेहनत, रात को चूल्हे की आंच और मन में बस एक उम्मीद, छठी मैया का आशीर्वाद। नदी किनारे सभी औरतें इकट्ठी होती हैं। सुबह की हल्की धूप, छठ पूजा का पहला दिन, नहाए खाए। इस दिन बहुएं पवित्र स्नान करती हैं और शुद्ध भोजन से शुरुआत करती हैं। हे छठी मैया, इस बार हम बेघर हैं पर आस्था से अमीर हैं। मैया, हमारे बच्चों का पेट भरा रहे, बस यही वरदान देना। सब महिलाएं गीत गाती हैं। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए। रीना, पूजा और बबली टोकरी बनाती हैं। आदमी लोग फल तोड़ते हैं। पूजा, ये देख, बांस से टोकरी बना ली छठ की प्रसाद के लिए। वाह रीना, मैं तो जंगल से गन्ना ले आई हूँ, आज खरना का दिन है। हम भी कुछ बेच कर आएंगे ताकि चावल और गुड़ खरीद सके। हर हाथ काम में लगा था। किसी ने पत्तों से सजावट बनाई, किसी ने नदी किनारे मिट्टी की वेदी बनाई। शाम का वक्त, आग की आंच की रोशनी में सब औरतें खीर बना रही हैं। अजीत, ये दूध और गुड़ का मिश्रण ठीक है ना? बहुत अच्छा, तेरा बनाया प्रसाद तो हमेशा मीठा होता है। आज का खरना है मैया के लिए सबसे पवित्र दिन। सूरज डूबेगा तो व्रत शुरू होगा। सभी महिलाएं गीत गाती हैं, व्रत रखती हैं। छठी मैया आए अंगना, उजियारो होई। भूख प्यास के बावजूद सबके चेहरों पर संतोष था। उन्हें पता था ये व्रत उनके घर को फिर से बसाएगा। रात का समय, चांदनी में नदी चमक रही है और सभी लोग सुबह जल्दी उठते हैं और तैयार होकर मीठी पूरी और खाजा भी बनाते हैं और उनकी सजी हुई नदी चमचमा रही होती है। अजीत, देखो ना, औरतें सारा दिन भूखी रहकर भी मुस्कुरा रही हैं। हाँ, हमारी बहुएं मजबूत हैं, इनके विश्वास से ही हम जिंदा हैं। मैया, बस हमारे बच्चों को घर दे दो, यही वरदान चाहिए। जंगल की उस रात में दीपों की कतार थी। गरीबी के बीच आस्था की सबसे उजली रोशनी। संध्या समय, सूर्य अस्त हो रहा है। सभी फल की टोकरी वगैरह लेकर नदी किनारे आते हैं और नदी के अंदर सभी महिलाएं नदी में खड़ी होती हैं। छठी मैया, डूबते सूरज को अर्घ्य दे रही हूँ, हमारे घर का उजाला लौटाना। देखो रीना, मैया की किरणें हमारी तरफ आ रही हैं, जैसे सुन रही हों। सब पति भी अपनी अपनी पत्नियों की मदद करते हैं, टोकरी थामते हैं, दीप पकड़ते हैं। रीना, संभल के रहना, पानी गहरा है। अरे, आस्था में डर नहीं होता। हर बहू की आंखों में बस एक ही मन्नत, अपना घर, अपनी छत। सभी घर सज रहे हैं, बच्चों की हंसी, फूलों की महक। माँ, मैं फूल तोड़कर लाई हूँ, घर सजा दूँ? हाँ बेटा, कल सुबह उषा अर्घ्य है, तब मैया सबसे ज्यादा सुनती हैं। सब याद रखना, जब सूरज निकले तब मैया को पहला अर्घ्य देना। गरीबी ने सबका घर छीना था, पर दिलों से विश्वास था और अब सभी बहुएं परिवार के साथ सुबह घाट पर आते हैं, फल की टोकरी वगैरह लेकर। फिर सुबह सभी औरतें नदी में उतरती हैं। मैया, आज आखिरी दिन है, हमारे घर की आस लिए खड़ी हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने भक्तों के भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगी। सूरज निकलता है, सब महिलाएं जल चढ़ाती हैं, गीत गूंजते हैं। उगहे सूरज देव उगहे, अर्घ दिही निहुर के। रीना, देखो, मैया की किरणें तुम्हारे माथे पर पड़ी हैं। सूरज की पहली किरण जैसे आशा का संदेश लेकर आई। उस दिन हर दिल में उजाला फैल गया। सुबह सुबह गांव के बुजुर्ग दंगू चाचा आते हैं। अरे रीना, सरकार का नया आदेश आया है, तुम्हारा घर फिर से मिल जाएगा। सरकार के कुछ अफसरों की गलती थी, तुम सबका घर कोई गैर कानूनी जगह पर नहीं है।
आप सच कह रहे हो ना भाई साहब? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये देखो, नोटिस भी आया है। सच चाचा, मैया ने हमारी सुन ली। देखा रीना, मैया कभी किसी की आस्था व्यर्थ नहीं जाने देती। जिस छत के लिए उन्होंने व्रत रखा, आज वही छत उन्हें लौट आई। कुछ दिन बाद वही लोग अपने पुराने घर में लौटे, पर अब हर साल जंगल में ही छठ करते हैं। अब चाहे घर मिल गया, पर छठ तो हम उसी नदी वाले जंगल में करेंगे। हाँ, मैया ने वही हमारी पुकार सुनी थी। अब वही हमारा तीर्थ है। सभी हंसते हैं, बच्चे खेलते हैं, सूरज चमकता है। गरीबी, आंसू, मेहनत सब भुला दिए उस आस्था ने। छठ मैया ने फिर साबित किया, जहां विश्वास होता है वहीं घर बसता है। और हर साल सभी गांव वाले इस घाट पर आकर छठ मैया की पूजा करते हैं और जंगल वाले घर में रहते हैं। गांव का आंगन, खुले में रसोई का धुआं, एक और गौ माता बंधी हुई और खपरेल की छत। वहीं से गांव की बहू सुनीता हरे रंग की कॉटन साड़ी में हल्की सी चुनरी ओढ़े सिर पर पानी का लोटा लिए आती है। दूसरी तरफ शहर वाली बहू नेहा जीन्स टॉप पहने मोबाइल में इंस्टा स्क्रॉल करती हुई खड़ी है। अरे नेहा, सुबह सुबह मोबाइल, किचन में सब्जी काटनी है। ओ प्लीज, सब्जी काटने से पेट बड़ा तो नहीं होगा? देखो मेरा बेबी बम्प कैसा स्लिम एंड फिट लग रहा है इन कपड़ों में। हाँ हाँ, स्लिम तो लग रहा है, मगर डॉक्टर ने कहा था ना कि टाइट कपड़े मत पहनो, बच्चे को दिक्कत होती है। तुम्हें क्या पता, ये मॉडर्न ड्रेस ही बेस्ट है। डॉक्टर लोग तो बस डराते हैं। तभी गांव की दूसरी लड़की गौरी आती है। नेहा दीदी, आज तो आप मॉडल लग रही हैं, पर थोड़ा ढीला पहनना चाहिए। मैं तो बस माँ की सीख मानती हूँ, ढीला कपड़ा ढीला मन। अरे वाह, गांव की बहुएं भी ज्ञान दे रही हैं अब। हम तो वही कर रहे हैं जो दादी नानी से सीखा है। देखो, गांव की मिट्टी का दूध घी, ढीले कपड़े, यही असली सुख है। गांव की बहुएं मिट्टी के चूल्हे पर रोटी सेंक रही हैं। एक तरफ घी की महक फैल रही है, ताज़ा मक्खन, दाल और अचार रखा है। उधर नेहा, शहर वाली बहू, अपने रूम से पिज्जा बर्गर का पैकेट लेकर निकलती है। अरे गौरी देख तो, हम लोगों ने दाल रोटी बनाई है और नेहा भाभी बर्गर लेकर आ गई। भाई वाह, ये कौन सा गोद भराई वाला डाइट है? पेट में बच्चा है या बर्गर की पेटी? एक्सक्यूज मी, ये सब देसी घी मक्खन खाकर मोटी हाथी बनना है क्या? शहर में सब डॉक्टर यही कहते हैं, ऑयली खाना मत खाओ। मगर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि बच्चा पलने के लिए दूध दही जरूरी है, और ये देसी खाना सेहत बनाता है, सिर्फ फिगर नहीं। तभी वह रीना टाइट जीन्स टॉप में और गीता सूती साड़ी में आ जाती हैं। हाय गॉड, तुम साड़ी में कैसे रह लेती हो? तुम लोगों को तो बस देसी घी का नशा है। देखना मेरी ड्रेस में मैं कितनी स्टाइलिश प्रेग्नेंट लग रही हूँ। जितना हम स्वस्थ रहेंगे उतने ही हमारे बच्चे भी ठीक रहेंगे। हाँ भाभी, इंस्टा मॉडल तो बन जाओगी, पर बच्चे का क्या? अगर बर्गर खाएगा तो बाद में बर्गर बॉय ही निकलेगा। देखो नेहा दीदी, मैं तो कहती हूँ थोड़ा गांव का खाना भी खा लिया करो। मिट्टी की खुशबू वाला दही, दूध, ये बच्चे के लिए अच्छा है। और देखो कैसे पसीने आ रहे हैं, हल्के कपड़े पहनो। उफ, तुम्हारे मिट्टी वाले दूध में मुझे गाय की गंध आती है। मुझे ये सब नहीं खाना। और रही बात गर्मी की, तो वो लगनी ही है। गांव में जो रह रहे हैं हम, शहर में तो एसी होता है, वहाँ किसी भी चीज की कमी थोड़ी होती है। पर इन्हें क्या पता कि शहर के मजे क्या है। गांव की बहुएं हैं। चारों तरफ हल्दी की महक, केले के पत्तों से सजावट और आंगन में मिट्टी का चौक पूता हुआ है। गांव की बहुएं साड़ी और चुनरी में सजी हैं, ढोलक पर थाप पड़ रही है। बहुओं, आज हमारे गांव में पूजा है। माँ जी, कितनी गर्मी लग रही है। अरे जरूरी है क्या ये पूजा? बहू, कपड़े बदल ले, ये पूजा 2-3 घंटे तक चलेगी। बच्चे की लंबी उम्र के लिए होती है और तुम चारों पेट से हो। ये देखो, माँ जी ने खास मेरे लिए ये साड़ी निकाली है, ढीली ढाली है, आराम भी है और त्योहार जैसा लुक भी आ रहा है। अभी पूजा शुरू होने में समय है, चलो तुम दोनों कपड़े बदल लो। हमें क्या सजना सवरना, बस बच्चे की सलामती चाहिए।
अरे सुनीता, खीर जरा ज्यादा खा ले। पेट में बच्चा है, मीठा अच्छा लगता है। मुझे ना ही इस पूजा में इंटरेस्ट है और ना ही साड़ी में। तुम्हें मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लगी क्या? ये ब्रांडेड है, 5,000 की आई है और तुम चाहती हो कि मैं बदल लूं? ड्रेस की कीमत नहीं बहन, आराम मायने रखता है। देखो, गांव की साड़ी भले ही सस्ती हो, मगर इसमें बच्चा चैन से पलता है। नेहा और रीना एक पल को चुप हो जाती हैं। दोनों मोबाइल निकालकर फोटो खींच लेती हैं। ढोलक की आवाज और जोर पकड़ लेती है। माहौल रौनकदार और देसी रंगों से भर जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सुबह सुबह सब अपने अपने कामों में लगे होते हैं। अरे बहुओं, तुम्हारी गोद भराई की तैयारी कर रहे हो ना तुम? पीली और लाल साड़ी सबसे शुभ होती है गोद भराई में। हाँ माँ जी, इसलिए मैंने पीली साड़ी ले भी ली है। काफी हल्की है, चुभेगी भी नहीं और उसे धो भी दूंगी एक बार ताकि मुलायम हो जाए। और मैं हरे बॉर्डर वाली लाल साड़ी। माँ जी, मैंने तो एक्सपेंसिव गाउन मंगवा लिया है। रीना, देखना, हमारी ड्रेस देखकर सब दंग रह जाएंगे। ये गांव की साड़ियाँ हमारे स्टाइल के सामने कुछ नहीं। गोद भराई संस्कार है, इसमें शरीर को आराम मिलना चाहिए, न कि फैशन का प्रदर्शन। तुम गोद भराई को प्रतियोगिता क्यों बना रही हो? प्लीज माँ जी, हमारी ड्रेस हमें सबसे अच्छी चाहिए। आप कुछ मत बोलिए बीच में। सरला देवी अब चाह के भी कुछ नहीं बोलती हैं। उसी शाम आंगन में सब बहुएं बैठी हैं। गीता और सुनीता ढीली साड़ी में आराम से बैठी हैं। रीना और नेहा तंग कपड़ों में बार बार एडजस्ट कर रही हैं। देख, हमारी साड़ी कितनी ढीली है, पेट को दबाव नहीं पड़ता। हाँ, डॉक्टर भी कहते हैं प्रेगनेंसी में ढीले कपड़े ही पहनने चाहिए। उफ, ये पेट तो बाहर आ रहा है। कितनी परेशानी हो रही है। फैशन के लिए थोड़ा तो सहना पड़ता है रीना। इतने में डॉक्टर वर्मा घर आते हैं। रीना जी, नेहा जी, आपके कपड़े बहुत टाइट हैं। बच्चे को दबाव पड़ रहा है। इससे आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। क्या? लेकिन शहर में सब यही पहनते हैं। बेटी, फैशन शरीर पर हावी हो जाए तो नुकसान ही करता है। गांव की बहुएं सही हैं, उनके कपड़े ढीले और आरामदायक हैं। पर हम तो शहरी बहुएं हैं और हम इनकी तरह लगे, ऐसा कभी हो नहीं सकता। डॉक्टर चारों बहुओं का चेकअप करके वहां से चले जाते हैं। पर शहरी बहुएं अब भी नहीं समझती। ना उनका बर्ताव बदलता है, ना ही उनके कपड़े। घर में गोद भराई की तैयारी होने लगती है। अरे बहुत काम है, तुम चारों अपने खाने पीने का ध्यान रखना। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हमने खाना खा लिया है। रीना, देखो इन्हें, साड़ी पहनकर ऐसे घूम रही हैं जैसे पुरानी दादी नानी। हाँ, और ये देसी खाना, पता नहीं इनके बच्चे कैसे होंगे। रीना नेहा, मजाक उड़ाने से कोई बड़ा नहीं बनता। बच्चा माँ की आदतें सीखता है। अगर माँ समझदार नहीं होगी तो बच्चा भी परेशान रहेगा। अम्मा सही कह रही हैं। गोद भराई सिर्फ रस्म नहीं, जिम्मेदारी का दिन है। रात के समय रीना और नेहा को अचानक पेट में दर्द होता है। सभी घबरा जाते हैं। अरे, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। माँ जी, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है, सिर घूम रहा है। माँ जी, इनकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। सरला देवी तुरंत डॉक्टर वर्मा को बुलाती हैं। डॉक्टर दोनों बहुओं का चेकअप करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही समझाया था, टाइट कपड़े और बाहर का जंक फूड आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बच्चों को ना ठीक से पोषण मिल रहा है और उनको हवा भी ठीक से नहीं मिल रही है। तुरंत ढीले कपड़े पहनिए और देसी खाना अपनाइए। डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। हमने सोचा था शहर वाला स्टाइल ही सही है। ना हमने कपड़ों का ध्यान रखा, ना खाने पीने का। बेटी, मां बनने का मतलब सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि बच्चे की सुरक्षा और स्वास्थ्य है। दोनों शहरी बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है। गीता, सुनीता, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया, पर असल में तुम सही थीं। हमारे टाइट कपड़े और जंक फूड से हमें ही नुकसान हुआ। हमें अब समझ आ गया है। कोई बात नहीं, माँ बनने का रास्ता सीख से भरा होता है। देर से सही आपने समझ लिया।
हम सब एक ही परिवार हैं। गांव हो या शहर, बच्चा सबसे अनमोल है। चारों बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। सभी औरतें आंगन में बैठी हैं। रीना और नेहा अब साड़ी पहने हुई आती हैं। वाह बेटियों, अब तो तुम सचमुच बहू लग रही हो। परंपरा को मानना और सेहत का ख्याल रखना ही सबसे बड़ी खूबसूरती है। माँ जी, अब से हम वही पहनेंगे और खाएंगे जो बच्चे के लिए अच्छा होगा। साड़ी पहनना भी कितना आरामदायक है, ये आज पता चला। आज मेरी चारों बहुओं का गोद भराई संस्कार पूरा हुआ। गांव और शहर का फर्क मिट गया। असली माँ वही है जो बच्चे की परवरिश के लिए सही रास्ता चुने। हम सब मिलकर बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे। मैं सोचती थी कि गांव वाली बहुएं पीछे हैं, पर असल में तुम लोग मुझसे कहीं ज्यादा आगे हो, समझदारी और अनुभव में। और हम कभी कपड़ों और फैशन के चक्कर में बच्चे की सेहत से समझौता नहीं करेंगे। अब मेरी 2 शहरी और 2 गांव की बहुओं की गोद भराई धूमधाम से होगी और उसमें सबकी एक ही ड्रेस है। औरतें गाना गाती हैं। चारों बहुएं एक दूसरे को गले लगाती हैं और खुशियों के माहौल के साथ सरला अपनी बहुओं की गोद भराई करती है। और 2 महीने बाद सरला की बहुओं को बच्चे भी हो जाते हैं।